एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए मोर देन वन कोडॉन भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इसकी, सेरीन की एग्जांपल ले लो। किसकी एग्जांपल ले लो? सेरीन। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं एहसान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जेनेटिक कोड को लेकर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा कंसेप्चुअल ये लेक्चर होने वाला है जेनेटिक कोड से रिलेटेड। और बहुत सारे एमसीक्यूज एमडीकैट, नीट और ईटा और इस तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें आते रहते हैं। इवन जो बोर्ड की एग्जाम्स है उसमें भी इससे बहुत ज़्यादा जो है ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास होने वाला है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को हमें समझना है, इसलिए ईजी हो जाओ। कंसेप्ट एक बार समझ आ जाए तो उसके बाद फिर टॉपिक को याद रखना या उसके बारे में समझना मुश्किल नहीं रहता। सो आज हमारे पास क्या है? जेनेटिक कोड। क्या है हमारे पास? जेनेटिक कोड। और ये जो जेनेटिक कोड है, देखो हम सेंट्रल डॉग्मा कर रहे थे, हमने ट्रांसक्रिप्शन कर ली। क्या कर ली? ट्रांसक्रिप्शन हमारी होगी है किसी जीन की। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें एक ट्रांसक्रिप्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं और हमें एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए मिलता है। और ये जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है ये जाता है राइबोसोम्स के पास। कहाँ जाता है? राइबोसोम्स के पास जाता है। और राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक कोड होता है, उस कोड को करते हैं डी कोड। क्या करते हैं? उसको डी कोड करते हैं और इस तरीके से मैसेंजर आरएनए की हो जाती है ट्रांसलेशन। उसकी क्या हो जाती है? ट्रांसलेशन। तो ये जो हमारा जेनेटिक कोड है ये हमारे पास इसी के दरमियान कहीं एक टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट जो है वो छिपा हुआ है। तो हमने देखना है कि वो कहाँ पे छुपा हुआ और जेनेटिक कोड होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट इंशाल्लाह हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट्स उठाने हैं। कॉन्सेप्ट्स के बाद हम फिर देखेंगे कि बुक्स में क्या लिखा होता है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट उठाना है। अब कॉन्सेप्ट कैसे उठेगा? सबसे पहले मैं बिल फर्ज यहाँ पे कहता हूँ कि डीएनए को कंसीडर कर लेता हूँ। किसको कंसीडर कर लेता हूँ? डीएनए। कि हमारा एक डीएनए है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी है, एक खास प्रोटीन, एक खास एंजाइम को बनाने वाली। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। उसको क्या बोलते हैं? जीन। हम डीएनए का एक जीन कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? जीन। अब इस जीन के, ये हमारे पास एक जीन है। अब हम कहते हैं कि इस जीन के अंदर एक प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। देखो मैं वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये जीन है, जीन के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो पड़े हुए हैं। एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि पड़ा हुआ है। तो अब उस जीन की क्या होनी है? सबसे पहले उस जीन की होनी है ट्रांसक्रिप्शन। उसकी क्या होनी है? ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, उसकी क्या होगी? हमारे पास मॉडिफिकेशंस होगी और हमारे पास एक स्ट्रैंड आएगा आरएनए का। किसका आएगा? हमारे पास एक आरएनए का एक स्ट्रैंड आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है तो यहाँ पे हो गया आरएनए आ गया। मैं कहता हूँ मैच्योर मैसेंजर आरएनए आया हुआ है। यहाँ पे जीन से बना हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट, जिसका वो आरएनए का है और उसके अंदर भी वही न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, इस चीज को समझो। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ एक सीक्वेंस AUG GUU UUU। उसके बाद क्या कंसीडर करें? उसके बाद हम कंसीडर कर लेते हैं AGG। ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद कुछ और भी कंसीडर कर लेते हैं, CCC कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद कंसीडर कर लेते हैं फिर UUU और आखिर में फिर हम कंसीडर कर लेते हैं UAG। अब इस तरह का हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आया हुआ है आरएनए के फॉर्म में। ये हमारे पास एक सीक्वेंस आया हुआ है, जीन से वो चीज ट्रांसक्रिप्शन हुई। अब ट्रांसक्रिप्ट कैसे हुआ उसके अलग से हमारा लेक्चर है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कैसे होती है। तो वो चीज देखो, मुझे पता है तुम लोगों ने वो देखी। उसके बाद जेनेटिक कोड शुरू होता है। जेनेटिक कोड को समझ रहा हूँ यहाँ पे। जीन से हमारे पास आया एक ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में। अब यहाँ से देखो ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन डीएनए के अंदर जीन है, वो जीन के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है। क्या पड़ी है? एक इंफॉर्मेशन पड़ी है।
उस इंफॉर्मेशन में भी कुछ इंफॉर्मेशन वो है जो कि हमें प्रोटीन बनाने के लिए नहीं चाहिए, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है उस जीन के अंदर वो हमें प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए। मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं एक्सॉन इंट्रॉन्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सॉन इंट्रॉन्स की। तो यहाँ पर जो जीन है, इस जीन से भी हमने इंट्रॉन्स अलग कर लेने, वो जो कुछ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उसको अलग किया, और जो एक्सॉन्स है वो अलग किए। तो ये सारे हमारे पास क्या है? बेसिकली ये सारे हमारे पास एक्सॉन्स है। ये बेसिक हमारे पास क्या है? एक्सॉन। तो ये हुआ जीन। उसके बाद उस जीन के अंदर से भी वो वाले सीक्वेंसर जो कि प्रोटीन को कोड कर रहे थे उनको हमने अलग किया, तो एक सेट बन गया। पूरा एक कोड्स का क्या बन गया? एक सेट बन गया। इस वाले सेट को कहा जाता है जेनेटिक कोड। इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड। अब टेंशन तो तुम लोगों की ये हो रही है कि बुक में कुछ और लिखा है, बुक में ये कुछ लिखा है। अभी हम जाएंगे उसको समझाएंगे कैसे क्या कुछ लिखा हुआ। इस वाले सेट को क्या कहना है हमने? जेनेटिक कोड। इस चीज को क्या कहना है? जेनेटिक कोड। अब इस चीज को थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिहाज से समझना है, ठीक है? हमें पता है कि ये जेनेटिक कोड है। मैंने सरसरी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया कि जीन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए पे जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है उनको मिला के क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है। क्या मिला के कहा जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ, और साथ साथ फिर जेनेटिक कोड को हम समझेंगे तसल्ली से। आप लोगों को पता है लेक्चर हमारे होते हैं लंबे, लेकिन होते हैं सारे फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर कोई छोटा सा भी टॉपिक है तो हम क्या करते हैं? उसके फुल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हिस्ट्री में भी जाते हैं तो जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था हमारे पास नायरनबर्ग। ये क्या साइंटिस्ट थे? नायरनबर्ग था। उसके बाद फिलिप था, फिलिप लीडर, और एच गोबिन खुराना साहब थे। इन तीनों ने मिलकर हमारे पास क्या किया था? जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा याद रखो, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। तो इन्होंने तो इसको डिस्कवर किया था, और वो डिस्कवरी जो है वो अलग से एक टॉपिक है, उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने जेनेटिक कोड को समझना है। क्या करना है? हमने जेनेटिक कोड को समझना है। अब मैं पूछता हूँ, हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो बेसिकली कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? डीएनए हो या आरएनए हो, उसके अंदर बेसिकली कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4। कौन कौन से? एडेनिन है, गुवानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। अगर हम डीएनए की बात करें तो क्या क्या है हमारे पास? एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थायमिन। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो थायमिन रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से, तो एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इतने ही है ना? मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने? टोटल 4 है। टोटल हमारे पास, मतलब यही बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन है कितने? 4। जबकि हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है, सेंट्रल डॉगमा क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट होगी अमीनो एसिड्स की लैंग्वेज में। टोटल हमारे पास क्लास चेंज हो रही है। न्यूक्लियोटाइड्स की जो लैंग्वेज है वो अमीनो एसिड में ट्रांसलेट होगी। एक डीएनए के जो इंफॉर्मेशन है उससे एक प्रोटीन बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब न्यूक्लियोटाइड टोटल 4 है, जबकि जो बेसिक हमारे पास प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्या है हमारे पास? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं अमीनो एसिड्स। क्या है? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड टोटल कितने टाइप्स के हैं? 20 टाइप्स के। कितने हैं? 20 टाइप्स के। मतलब कितने अमीनो एसिड्स हैं? जो मतलब मुख्तलिफ प्रोटीन्स में वही 20 जो अमीनो एसिड्स हैं वो बार बार डिफरेंट ऑर्डर में रिपीट होते हैं, और उससे हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन बनते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक क्या है? अमीनो एसिड्स हमारे पास 20 हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कितने हैं? 4। तो अगर ये भी कोड है, इस कोड के अंदर अगर मतलब हम ये कहते हैं कि एक जो एडेनिन है वो कोड करता है एक अमीनो एसिड को, बिल्कुल क्या कहता हूँ कि जो एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास कोड करता है किसको? एक अमीनो एसिड को। तो क्या होगा? ये हमारे पास बिलफर्ज जो ए है उसने एक अमीनो एसिड को कर लिया, बी है उसको एक अमीनो एसिड को कर लिया, सी ने तीसरे अमीनो एसिड को कर लिया, टी ने चौथे अमीनो एसिड को कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर इस एक बेस को ये समझें कि एक जो बेस है वो एक अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। एक बेस क्या कर रहा है? एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास 4 बेसिस है डिफरेंट। कितने बेसिस हैं? 4। तो 4 बेसिस डिफरेंट है। तो अगर एक बेस हमारे पास एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है तो टोटल हमारे पास कोड होंगे 4 अमीनो एसिड्स। कितने कोड होंगे? 4 अमीनो एसिड्स। लेकिन अमीनो एसिड्स है कितने टोटल? 20। सो इसका मतलब क्या है कि हम एक बेस को हमारे पास एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हो रही है और कुछ नहीं है।
दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है? दूसरा तरीकाकार हमारे पास होगा, क्या तरीकाकार होगा कि हम ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके दो दो के पेयर की सूरत में अगर करें, मतलब हमारे पास क्या है, एक यू सी ए जी, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, और ये यू सी ए जी। मैं कहता हूँ कि ये जो चार न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें दो दो के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लें, तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? यू यू हो सकता है, यू सी हो सकता है, यू ए होगा, फिर यू जी होगा, इसी तरह सी यू है, सी सी है, सी ए है, सी जी है, इसी तरीके से हमारे पास ए यू है, ए सी है, ए है और ए जी है, या फिर जी यू है, जी सी है, उसके बाद जी ए है और जी जी है। मतलब ये डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन इन चार की वजह से हो सकते हैं ना। अगर हम चार में से दो दो के पेयर्स उठाएं तो मैक्सिमम हमारे पास इतने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। और ये कितने कॉम्बिनेशन अगर हम इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर वो टोटल जो चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो दो के फॉर्म में ले, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड को हम ये कंसीडर करें कि वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो भी हमारे पास टोटल 16 कॉम्बिनेशन आ सकती हैं। कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 16। लेकिन अमीनो एसिड्स अब भी कितने हैं? 20 अमीनो एसिड्स है। मतलब इस 20 में से 16 को अगर ये करते तो बाकी चार किधर जाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि हम दो दो को भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं 3 को। अगर हम 3 कंसीडर करें मतलब 4 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 4 इंटू 4 इंटू 4, जो कि हमारे पास होगा 64। क्या तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 64 कॉम्बिनेशन आएंगे। ये जो बुक में तुम लोगों को कोडॉन टेबल नजर आ रहा है 64 कॉम्बिनेशन वाला, वो उस कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर 64 कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20 है। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स है वो कितने हमारे पास? 64 है। तो इट्स मीन कि जितने हमारे पास कोड्स हैं वो पूरे के पूरे अमीनो एसिड्स को कवर करने के काबिल हैं, क्योंकि अब अमीनो एसिड कितने हैं? टोटल 20, जबकि कोड्स हमारे पास कितने होंगे? 64। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 3 का कोड है मतलब एक ट्रिपलेट उठाएंगे, कोई भी एक ट्रिपलेट उठाएंगे और उसको एक कोड मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? एक कोड। एक ट्रिपलेट जो है वो हमारे पास किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। अब वो जो 3 ट्रिपलेट कोडॉन वाला जो टेबल है वो कैसे बनता है, जैसे मैंने दो का तो यहीं पे बना दिया। जो ट्रिपलेट कोडॉन वाला टेबल है वो कैसे बनते हैं उसके लिए हमारा इसी टॉपिक में अलग ही लेक्चर है, हाउ टू मेमोराइज कोडॉन टेबल के नाम से। तो उसको पहले देखो ताकि वो जो कोड है या उसमें से फिर कौन सा जो ट्रिपलेट है वो किस अमीनो एसिड को कोड करे, वो सारी चीजें वहां पे हमने बड़ी तसल्ली से एक्सप्लेन की है। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हमने कितने कंसीडर कर सकते हैं, हमारे पास बेसिस 3 बेसिस कंसीडर करेंगे एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं वापस अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे। कहाँ पे चलते हैं? पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे। तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट में अगर चले तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास हमने कंसीडर किया है ए यू जी, जी जी जी, यू 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 वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें कंसीडर कर लिए। तो ये हमारे पास क्या है? एक मैसेंजर आरएनए है। क्या है? एक मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए में वो टेबल जो है, वो जो कोडॉन टेबल है वो अपने सामने रखो, उसको देखते जाओ। तो उस कोडॉन टेबल में हमने जो 3 बेसिस है, मतलब ये एक बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, फिर ये एक बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, ये एक बेस, दूसरा बेस और तीसरा बेस, हमने ट्रिपलेट उठाने। क्या उठाने हैं? ट्रिपलेट उठाने हैं। तो ये AUG जो है वो क्या करता है? वो कोड करता है मैथ्यूनिन के लिए। किसके लिए कोड कर रहा है? मैथ्यूनिन के लिए कोड कर रहा है। उसके बाद GGC है वो किसी को कोड कर रहा होगा, UU है वो बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि फिनाइल एलिनीन के लिए कोड करता है, GGB किसी चीज के लिए कोड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा देखो एक सेट है, ठीक है। उस सेट, इस पूरे सेट को हम कहेंगे जेनेटिक कोड। इस पूरे सेट को क्या कहेंगे हम? जेनेटिक कोड। और उस जेनेटिक कोड में ये जो 3 ट्रिपलेट्स का, ये जो 3 हमारे पास बेसिस के एक ट्रिपलेट बन रहा है, इस एक ट्रिपलेट को हम बोलेंगे कोडॉन। एक ट्रिपलेट को हम क्या बोलेंगे? कोडॉन। जबकि कई सारे कोडॉन्स मिलके जो एक जीन, एक मुकम्मल जीन का हमने ट्रांसक्रिप्ट लिया था, उसके जो एक्सॉन के सीक्वेंसेस थे, उस पूरे जीन में जितने भी कोडॉन्स हैं
वो सारे कोडॉन्स मिलके हमें यही बताएंगे कि अमीनो एसिड जो है कौन से अमीनो एसिड के क्या नंबर आएगा, अमीनो एसिड किस ऑर्डर में आएंगे, वो प्रोटीन किस ऑर्डर में बनेगा, वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगेगा, किस ऑर्डर में आएगा, किस जगह पे आएगा, वो चीज स्पेसिफाई कौन करता है कि कोडॉन का नंबर क्या है। जैसे पहला कोडॉन हमारे पास AUG है, वो मेथिओनिन को कास्ट कर स्पेसिफाई कर रहा है। फिर GGG है, वो भी एक हमारे पास अमीनो एसिड को कास्ट करेगा। उस तरीके से UUU है, वो भी हमारे पास अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है। तो इट्स मीन के जैसे जिस तरह का ये कोड है उसी ऑर्डर में हमारे पास क्या है, क्या जुड़ेंगे, अमीनो एसिड्स यहाँ पे जुड़ेंगे। तो जो ऑर्डर इधर है, जो रिलेशनशिप इधर है, वही रिलेशनशिप, वही अरेंजमेंट इधर अमीनो एसिड्स की भी बनती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास DNA के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसके बीच में और जो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन है, जो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स के तो बना होता है। तो वो जो अमीनो एसिड्स का ऑर्डर है या जो अरेंजमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है और जो जेनेटिक कोड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। और बेसिकली हमने उस वही रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, जेनेटिक कोड है। क्या है हमारे पास, जेनेटिक कोड। एक तो हम ये कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। दूसरा ये है द सेट ऑफ कोडॉन्स। द सेट ऑफ कोडॉन्स मतलब ये एक कोडॉन ये है, एक कोडॉन ये है, एक कोडॉन ये, इस तरह के ये सारे कोडॉन्स होंगे जो कि डिफरेंट हमारे पास अमीनो एसिड्स के लिए कोड हो रहे होंगे। तो वो जो पूरा कोडॉन के एक सेट है, उस पूरे सेट को हमने बोलना है जेनेटिक कोड। उस पूरे सेट को क्या बोलना है, जेनेटिक कोड। जबकि जेनेटिक कोड के अंदर जो एक तीन बेसिस का एक ट्रिपलेट बन रहा है, उसको बोलेंगे हम कोडॉन। उसको क्या बोलेंगे हम, कोडॉन। तो जो आप लोगों के पास कोडॉन टेबल में जो डिफरेंट जो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट बेसिस की 64 कॉम्बिनेशंस हैं, उनमें से हर एक कॉम्बिनेशन को हमने बोलना है कोडॉन। हर एक कॉम्बिनेशन को क्या बोलना है, कोडॉन। और उस पूरे टेबल को मिला के हमने क्या बोलना है, जेनेटिक कोड। तो टेबल को मिला के क्या बोलना है, जेनेटिक कोड। वहीं से हमने ये निकालना है कि अब अगर कोई भी हमारे पास जीन हो, उसका मैसेंजर आरएनए हमें मिल जाए, तो उस मैसेंजर आरएनए में जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के मुताबिक हम प्रोटीन की सीक्वेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, उनके लिए कोड उसी कोडॉन टेबल में है। उस कोडॉन टेबल के मुताबिक कोई भी सीक्वेंस हो, हमने उसमें से तीन उठाने हैं। क्या करना है, तीन हमने बेसिस उठाने हैं और हर जो पहले तीन होंगे वो कोड कर रहे होंगे किसी अमीनो एसिड को। तो अगर पहला हमारे पास AUG आता है तो मेथिओनिन है, अगला जो तीन है उसका फिर हमने वो सीक्वेंस उठा के टेबल में देखना है कि टेबल में उसके साथ क्या है, कि वो हमारे पास एलेनिन है, वेलिन है, प्रोलिन है, सीरीन है, क्या चीज है, तो वो उधर देखना है। तो उस तरीके से जो हमारे पास सीक्वेंस होगा इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसी सीक्वेंस के मुताबिक अमीनो एसिड जो है वो जुड़ते चले जाएंगे। इस चीज को तो हमने तसल्ली से समझना है। ट्रांसलेशन वाले चैप्टर में, ट्रांसलेशन वाला जो हमारे पास टॉपिक होगा उस चीज में समझना है। यहाँ पे हमने जेनेटिक कोड को समझना था। तो जेनेटिक कोड क्या है, द सेट ऑफ ऑल कोडॉन्स इन स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए व्हिच कोड्स फॉर प्रोटीन। तो वो हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए जो स्पेसिफिक सेट ऑफ कोडॉन्स है उसको जेनेटिक कोड बोलते हैं। या फिर द रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीनिक इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास उसके दरमियान रिलेशनशिप है कि जिस तरह का सीक्वेंस हमारे पास जेनेटिक कोड हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन में है, उसी सीक्वेंस में हमारे पास प्रोटीन बनेंगे। ये क्या है, हमारे पास एक जेनेटिक कोड। फिर से बता रहा हूँ, ये जो अलग अलग इसके अंदर है ये कोडॉन है, इस सारों को मिलकर हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड बोलेंगे। अब मैं कहता हूँ कि एक जीन है, एक हमारे पास जीन 1 है, एक हमारे पास जीन 2 है ये दोनों ही जीन्स, ये दोनों क्या है, जीन्स हैं। लेकिन इस जीन का जेनेटिक कोड और होगा, ठीक है, इस जीन का जेनेटिक कोड और होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ कोडॉन, वो सब कुछ डिफरेंट है। इस वाले जीन में जो जेनेटिक कोड है वो डिफरेंट है। तो ये जीन का जेनेटिक कोड डिफरेंट होगा, तो ये जीन हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। इस जीन का जेनेटिक कोड और है, तो ये डिफरेंट प्रोटीन को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जेनेटिक कोड हुआ। अब हमने इस जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है, वो चीज हम समझने जा रहे हैं। और वो चीज क्या है कि हमारे पास टोटल कोडॉन टेबल देखो, तो उस कोडॉन टेबल में हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं। टोटल हमारे पास कितने कोडॉन्स हैं, टोटल हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं। इस चीज को याद रखो। उस 64 कोडॉन्स में भी आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, इन चीजों को याद रखो, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 3 कोडॉन हमारे पास ऐसे हैं। कितने कोडॉन्स,
3 कोडॉन्स सेंस फॉर नथिंग, सेंस फॉर नथिंग। उन 64 कोडॉन्स में से 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। क्या 3 कोडॉन क्या है? जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। उन अमीनो एसिड कोडॉन्स को हम बोलेंगे नॉन सेंस कोडॉन्स। उनको क्या बोलेंगे? नॉन सेंस कोडॉन्स। नॉन सेंस कोडॉन्स का मतलब क्या होगा? ऐसे कोडॉन जेनेटिक कोड के अंदर, ऐसे कोडॉन जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड ना करें, उसको बोलेंगे नॉनसेंस कोडॉन। उनको क्या बोलेंगे? नॉनसेंस कोडॉन। और इसका एक दूसरा नाम है, वो है स्टॉप कोडॉन। क्या है? स्टॉप कोडॉन। क्योंकि ये वाले कोडॉन हमारे पास जीन के आखिर में आते हैं। सबसे आखिरी वाला जो कोडॉन है वो एक स्टॉप कोडॉन होता है। वो किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता, बल्कि वो ये बताते हैं कि यहाँ पे आके ट्रांसलेशन आप लोगों ने रोकनी है, तो वहां पे वो स्टॉप कोडॉन है। और बेसिकली वो 3 कोडॉन कौन कौन से? इन चीज को याद रखो। एक है हमारे पास UGA, एक हमारे पास है UAA और एक हमारे पास है UAG। ठीक है, ये 3 कोडॉन हैं जो कि स्टॉप कोडॉन है, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे। कौन से वाले? एक UGA है, एक UAA है और एक हमारे पास UAG है। तो ये हमारे पास क्या हुए? ऐसे कोडॉन जो कि किसी भी किसको नहीं कर रहे? किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ये समझ आ गई? उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास कितने रह गए? 61। कितने रह गए? 61। क्योंकि 64 में से 3 हमारे पास स्टॉप कोडॉन हो गए। बाकी जो 61 है वो है हमारे पास सेंस कोडॉन। क्या है हमारे पास? सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन का मतलब क्या होगा? सेंस कोडॉन का मतलब ऐसे कोडॉन जो किसी न किसी अमीनो एसिड को कर रहे हैं स्पेसिफाई, किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनको बोलते हैं सेंस कोडॉन। और सेंस कोडॉन हमारे पास कितने हैं? 61। 64 में से 63 जो 61 है वो सेंस कोडॉन है। जो हमारे पास 3 ऐसे कोडॉन है जिनको नॉन सेंस कोडॉन बोलता है, और वो हमारे पास क्या है? इस चीज को याद रखो, UGA, UAA और UAG। जिस तरीके से याद रखना है तुम लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि स्टॉपिंग कोडॉन जो है वो कौन से। इस एक बात ये हो गई। 61 हमारे पास सेंस कोडॉन है। उन 61 में से भी एक कोडॉन, कौन सा? उन 61 में से भी एक कोडॉन हमारे पास AUG वाला, अगस्त के महीने से उसको याद रखना। AUG जो कोडॉन है वो मैथ्यूनिन को कर रहा है स्पेसिफाई। वो क्या है? मैथ्यूनिन को कर रहा है कोड। और ये जो AUG है ये हमारे पास हर प्रोटीन के शुरू में आएगा। मतलब मैथ्यूनिन जो है वो हमारे पास स्टार्ट अमीनो एसिड है, तो AUG हमारे पास स्टार्टिंग कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन इसको बोल सकते हो कि हमारे पास कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन हो, यूकेरियोटिक हो, उसके शुरू में पहला जो हमारे पास कोडॉन आता है वो आता है AUG। वो क्या आता है? AUG। सो AUG या अगस्त के नाम से इसको याद रखो, वो हमारे पास स्टार्ट कोडॉन है। और AUG हमारे पास किस चीज को कोड कर रहा है? मैथ्यूनिन एक अमीनो एसिड है सल्फर कंटेनिंग, तो उस मैथ्यूनिन को क्या कर रहा है? ये कोड कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन में वो क्या होगा? हमारे पास मैथ्यूनिन होगा। वो क्या होगा? मैथ्यूनिन होगा। उसके बाद बाकी अमीनो एसिड्स आ सकते हैं, लेकिन पहला अमीनो एसिड क्या होगा? हमारे पास मैथ्यूनिन होगा। और उस मैथ्यूनिन का जो कोडॉन है AUG, उसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। तो हमारे पास क्या हुए? 64 में से 3 स्टॉप कोडॉन हुए। कौन से? UGA, UAA और UAG, जो किसी भी हमारे पास अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। एक हमारे पास AUG जो है वो क्या है? स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन है। और स्टार्ट कोडॉन मतलब क्या? ये किसी भी मैसेंजर RNA के शुरू में आएगा। सबसे पहला कोडॉन हमारे पास क्या होगा? AUG, दैट इज अ स्टार्ट कोडॉन। ये क्या हमारे पास है? स्टार्ट कोडॉन, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है किसको? मैथ्यूनिन को स्पेसिफाई कर रहा है। उसके बाद हमने देखना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। किस चीज की प्रॉपर्टीज देखनी है हमने देखनी है जो जेनेटिक कोड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, आती रहती हैं। तो प्रॉपर्टीज की तरफ भी देखो। जो हमें टेबल नजर आता है सारा, जितना तुम लोगों के पास टेबल पड़ा हुआ है उसको खोल के देखो, तो उस टेबल की, उस कोडॉन टेबल की प्रॉपर्टीज कह दो या फिर जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज कह दो। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास जेनेटिक कोड की क्या क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड। कौन सी है? गेस करो। जेनेटिक कोड डीजेनरेसी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, प्रॉपर्टी एक क्या है हमारे पास? जेनेटिक कोड डीजेनरेसी।
अब जेनेटिक कोड डीजेनरेसी का मतलब क्या है? डीजेनरेट का मतलब क्या होता है कि जो सारे अपने फंक्शन में इक्वल हो उसको बोलते हैं डीजेनरेट। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डीजेनरेट ऑर्बिटल से वो px py और pz वाला था, लेकिन उसको वहां पे कंफ्यूज ना करो, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। लेकिन डीजेनरेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मतलब इनका फंक्शन, इनका कोडिंग स्कीम जो है वो सेम है। क्या मतलब जेनेटिक कोड डीजेनरेसी क्या होती है कि हमारे पास एक अमीनो एसिड को, किसको, एक अमीनो एसिड को मोर देन वन कोडॉन जो है वो कोड कर सकते हैं। मतलब एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए मोर देन वन कोडॉन भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इसकी, सेरीन की एग्जांपल ले लो। किसकी एग्जांपल ले लो? सेरीन। तो कोडॉन टेबल में देखोगे कि सेरीन को हमारे पास 6 कोडॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उसको कोड कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास ल्यूसीन है। क्या है हमारे पास? ल्यूसीन। तो वो ल्यूसीन को भी हमारे पास 6 कोडॉन जो है वो कोड कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पास क्या है, यू यू, उसके बाद क्या है, ए। इसी ये हमारे पास कोड किसका है, ये कोड है ल्यूसीन का। इसी तरह से UUG जो है वो भी कोड है हमारे पास ल्यूसीन का। टेबल में देख लो। इसके बाद अगले 4 जो है वो भी कोड है हमारे पास बेसिकली ल्यूसीन का। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी, हमारे पास बिलफर्ज ये AUG आया, उसके बाद UUU आया, उसके बाद क्या आया, UUA आया, और उसके बाद आया UUG। या इसके बाद मैं क्या देता हूँ कि इसमें आया फिर UUU, और एक और ले लेता हूं मैं जेनेटिक कोड जिसमें AUG है, उसके बाद फिर UUU है, उसके बाद क्या है, UUG। ठीक है। तो अब इसमें और अगर इसमें देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं दूसरा बोल देता हूं UUC। ठीक है। अब ये वाला जेनेटिक कोड थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला जेनेटिक कोड थोड़ा दिखने में डिफरेंट है, लेकिन जब ये ट्रांसलेट होगा तो AUG जो है वो हमारे पास मैथ्यूनिन में आएगा। ठीक है। फिर कोडॉन में, कोडॉन टेबल जो है उसमें देखो तो यू जो है हमारे पास वो फिनाइल एलेनिन के लिए। ठीक है। तो मैथ्यूनिन, फिर फिनाइल एलेनिन, उसके बाद UUA यहाँ पे किसको कोड कर रहा है, आइसोल्यूसिन को। किसको कोड कर रहा है, आइसोल्यूसिन को। और फिर से UUU जो है हमारे पास वो फिनाइल एलेनिन को कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैथ्यूनिन, फिनाइल एलेनिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन। ये हो गया सीक्वेंस। अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं तो यहाँ पर भी पहला क्या है, मैथ्यूनिन है, दूसरा फिनाइल एलेनिन है, तीसरा UUG है। यहाँ पे UUA था, लेकिन UUG वो किसको कर रहा है, आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आइसोल्यूसिन। इस तरह UUC जो है, यहाँ पे UUU था, वहाँ पे UUC है। तो कोडॉन टेबल में देखोगे तो UUC जो है वो भी फिनाइल एलेनिन को ही कर रहा है। किसको कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये सीक्वेंस सेम आ रही है। बताने का मकसद क्या है कि इस एक, यहाँ पे फिनाइल एलेनिन कंसीडर कर लो, आइसोल्यूसिन को कंसीडर कर लो, तो उस एक आइसोल्यूसिन के लिए डिफरेंट कोड यूज हो सकते हैं। यहाँ पे UUA यूज हुआ है, वहाँ पे UUG यूज हुआ है। वो डिफरेंट कोडॉन है, ये डिफरेंट कोडॉन है। तो मतलब एक ही अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन हमारे पास क्या है, कोडॉन जो है वो यूज हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड डीजेनरेसी। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड डीजेनरेसी। एग्जांपल मैंने बता दिया, सीरीन है 6 कोडॉन उसके लिए है, ल्यूसीन है उसके लिए भी 6 कोडॉन है, इसी तरह वेलिन है उसके लिए 4 कोडॉन है, ग्लाइसिन है उसके लिए 4 कोडॉन है, आर्जिनिन है उसके लिए भी 6 कोडॉन है। तो मतलब इसमें ऐसे उठा लो कि जो जेनेटिक कोड है, जो कोडॉन टेबल है, उसमें एक मैथ्यूनिन AUG, उसको सिर्फ AUG करते हैं, और एक हमारे पास ट्रिप्टोफैन के लिए, किसके लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए, उसके लिए भी सिर्फ एक ही कोड जो है वो यूज होता है UGG। क्या यूज होता है, UGG। बाकी जितना भी जेनेटिक कोड टेबल है उसके अंदर हमारे पास एक ही अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट हमारे पास क्या है, यूज हो रहे हैं कोडॉन। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड डीजेनरेसी, जिसमें एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन वन जेनेटिक जो कोडॉन है वो यूज हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। तो हमारे पास ये है कोड डीजेनरेसी। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन यूज हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी है कि जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं है, नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, या इसको दूसरे लफ्जों में बोल देते हैं नो गैप बिटवीन कोडॉन्स, नो गैप्स बिटवीन कोडॉन्स, या इसको कहते हैं नो कॉमास बिटवीन कोडॉन। मैं बस बताता हूँ कैसे, कि हमारे पास ये AUG है, ये GGG है, फिर CUU है, CUC है, उसके बाद
AG है, मतलब कोई भी हमारे पास क्या है कोडान का एक जेनेटिक कोड है, उसमें देखो तो कोई इसके दरम्यान स्पेस नहीं लिखी जाती, मतलब ये सारे इकट्ठे हैं, कोई कॉमा भी नहीं है, कोई स्पेस नहीं होती, मतलब इसको ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा AUG है फिर GGG है फिर CUU है फिर CUC है, मतलब कोई स्पेस भी नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई कॉमा इसमें नहीं आता, कोई पंक्चुएशन इसमें नहीं आएगी, बल्कि इसको सीधा ही ये लिखा जाता है। क्या होता है, इसको सीधा ही लिखा जाता है, सीधा सीधा हमारे पास क्या है न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस है। ये बात हो गई। तीसरी इसकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो नो ओवरलैपिंग, क्या है हमारे पास, नो ओवरलैपिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को भी साथ ही समझो कि ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग अब मैथ्स वाले हैं, अब मैथमेटिक्स तक तो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, तो अगर ये एक हमारे पास क्या है सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इसी तरीके से ये एक हाथ है, एक ये हाथ है, अगर इस हाथ को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इसका मतलब कि ये जो मेरे पास रीजन है इस हाथ का और इस हाथ का वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इसको मैं यहाँ रखता हूँ तो इसका मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये ओवरलैप है, ये ओवरलैपिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जेनेटिक कोड है उसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग यहाँ पे कैसे समझोगे कि देखो ये कोड है, इसको तुमने रीड करना है जिस तरह तुम 1 2 3 को रीड करते हो, इसको भी यहाँ से लेफ्ट टू राइट रीड करना है। तो ये AUG है, ठीक है, तो अगला हमारे पास GGG होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग कैसे कंसीडर करोगे कि पहले को तुमने AUG रीड कर लिया, दूसरे में तुमने A को छोड़ दिया और UGG को रीड कर लिया। किसको कर लिया, UGG को रीड कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, तुमने UG को ओवरलैप कर दिया, UG इधर भी लिया है UG इधर भी लिया है, ये काम नहीं होता। इसी तरीके से अगले में तुम क्या करते हो, इन दोनों को कंसीडर नहीं करते, अगले को कर लेते हो GGG, मतलब यहाँ पे भी ओवरलैपिंग कर ली तुम लोगों ने G की, किसकी ओवरलैपिंग कर ली, GG की। तो ऐसे नहीं करना, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती हमारे पास जेनेटिक कोड में, बल्कि उसको सिंपल रीड करना AUG, उसके बाद अगला यही से अगले 3 रीड करना है, फिर उससे अगले ये 3 रीड करना है, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं करनी, ये अलग होगा ये अलग होगा ये अलग होगा ये अलग होगा, इस टाइप की कोई ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड के अंदर नहीं होती। और चौथी प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो क्या है, वो है हमारे पास जेनेटिक कोड। क्या है हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड बाज बुक्स में लिखा होता है इज यूनिवर्सल, बाज बुक्स में लिखा होता है नियरली यूनिवर्सल, लेकिन सही बात है नियरली यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सैलिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, उसके बाद इसको लिखेंगे। आप जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल भी लिख सकते हो और ये जो हमारे पास नियरली यूनिवर्सल भी लिख सकते हो, लेकिन अगर नियरली लिखा तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यूनिवर्सल लिखा तो फिर एक्सेप्शन भी देना पड़ेंगे और एक्सेप्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखो पहले तो यूनिवर्सल को समझो। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, तो जेनेटिक कोड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेम है। सेम का मतलब क्या होगा कि जैसे AUG है, क्या है AUG, तो यही AUG जो है वो ह्यूमन में भी मैथ्यूनिन को कर रहा है, किसको कर रहा है, मैथ्यूनिन को। प्लांट्स में भी मैथ्यूनिन ही कर रहा है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि AUG मैथ्यूनिन को कर रहा है, ह्यूमन में भी है, प्लांट्स में भी है, बैक्टीरिया में भी है, इसमें भी है, बैक्टीरिया में भी है, एल्गी में भी है, फंजाई में भी है, सब में हमारे पास AUG जो है वो किसको कोड करता है, मैथ्यूनिन को कोड कर रहा है, किसको कोड कर रहा है, मैथ्यूनिन को। इसी तरीके से बुक में एक बार लिखा होता है AGA, अब AGA जो है वो आर्जिनिन को कोड कर रहा है, किसको कोड कर रहा है, आर्जिनिन को कोड कर रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एल्गी हो, सब में ये जो कोड है वो आर्जिनिन को ही कोड करेगा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो तकरीबन सारी की सारी इसी प्रॉपर्टी पे बेस करती है। वो कैसे बेस करती है, बेफर्ज एक बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर DNA है, हमने कोई जीन लिया, अपना कोई जीन, जैसे हमारे पास ये जो इंसुलिन जी बनाया जाता है शुगर वालों के लिए, तो जो इंसुलिन के टीके वो कैसे बनते हैं, जेनेटिक हमारे पास रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तो है, तो वो हमारे पास क्या है, एक जीन उठाते हैं हम और उस जीन को जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसको इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर, किसके अंदर, बैक्टीरिया के DNA के साथ इंसर्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया फिर हमारे लिए इंसुलिन बनाता है, क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। तो ये काम कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड,
कि ये हमारे पास अगर इसके अंदर AUG है तो उसको बैक्टीरिया भी मेथियोनिन के लिए ही रीड करता है, अगर इसके अंदर AGA है तो उसको बैक्टीरिया भी आर्जिनिन के लिए ही रीड करता है, अगर इसके अंदर UUU है तो उसको बैक्टीरिया भी फिनाइल एलेनिन के लिए ही रीड करेगा। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन होगा वो सेम आएगा, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, यूनिवर्सल है। अब बात करते हैं कि इसमें एक्सेप्शन कहाँ आती है। एक्सेप्शन हमारे पास आती है जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल कह रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके अंदर भी तो डीएनए होता है ना, कि नहीं होता, उसके अंदर भी डीएनए होता है, उसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है, लेकिन वहां पे ये जो जेनेटिक कोड है ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है। क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है, थोड़ा सा चेंज है। और वो किस जुमरे में चेंज है कि बिलफर्ज में बात करता हूं, हमारे पास UGA है, हमारे जो बाकी यूकैरियोटिक कोडॉन टेबल है या जो हमारे पास बाकी टेबल है यूनिवर्सल लेवल पे, वहां पे UGA क्या है, वो है हमारे पास स्टॉप कोडॉन। क्या है, स्टॉप कोडॉन। मतलब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हम जो जीनोमिक डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, उसकी बात करते हैं तो वहां पे UGA जो है वो स्टॉप कोडॉन है। क्या है, स्टॉप कोडॉन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में वो UGA जो है वो हमारे पास ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। किसको कोड कर रहा है, ट्रिप्टोफैन पे। एक एक्सेप्शंस हैं, इसको याद रखो। UGA किसको कोड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास AGA और हमारे पास और क्या है, AGG, ठीक है। AGA और AGG जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टॉप कोडॉन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है। जबकि कोडॉन टेबल में देख लेना तो ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, ये किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन बन गया, वहां पे सेंस कोडॉन है। तो ये भी एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के केस में। ठीक हो गया कि ये जो AGA है और AGG है जो वो स्टॉप कोडॉन के तौर पर ऐड कर रहे हैं, ना कि किसी अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास और क्या हो सकता है, हमारे पास देखो, अगर हम करते हैं AUA की बात करते हैं तो AUA माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मैथियोनिन को। जबकि हमारे जो बाकी केस में जो कोडॉन टेबल के मुताबिक AUA जो है वो किसको करेगा, आइसोल्यूसिन को करेगा ना, आइसोल्यूसिन को करेगा, हाँ जी, आइसोल्यूसिन को ही करेगा, AUA है, ठीक है। तो ये आइसोल्यूसिन को कर रहा है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में AUA किसको कर रहा है, मैथियोनिन को कर रहा है। हमारे अंदर मैथियोनिन को AUG करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में AUA जो है वो क्या कर रहा है, मैथियोनिन को कोड कर रहा है। इसी तरीके से AG और AG जो है यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, हमारे अंदर वो अर्जिनिन को करते हैं। किसको करते हैं, अर्जिनिन को कोड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई है, इस वजह से हम फिर जेनेटिक कोड को नियरली यूनिवर्सल कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के सबको पता है, अभी बहुत सारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा और इस तरह के कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाली खुसूसियात हैं, उसमें भी कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसको नियरली यूनिवर्सल कहो, टोटल यूनिवर्सल नहीं है, थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस थोड़ी सी मुश्किल है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें याद क्या रखना है, एक तो UGA जो है वो ट्रिप्टोफैन को कर रहा है, उसके बाद AG और AGG उसके स्टॉपिंग कोडॉन है, जबकि AUA वाला जो है ये मिसाल याद रखो कि ये मैथियोनिन को कोड कर रहे हैं इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। इसी तरीके से जो AGA और AGG है वो स्टॉप कोडॉन है, जबकि हमारे केस में वो क्या करते हैं, वो अर्जिनिन को कोड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी यूनिवर्सलिटी यहाँ से हट जाती है, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। तो इसको पूरा अगर यूनिवर्सल लिखोगे तो उसके बाद फिर जब तक तो लोग ये एक्सप्लेनेशन ना दो तब तक तो लोगों की वो बात गलत है। हाँ, अगर वो यूनिवर्सल लेके फिर एक्सेप्ट ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिखो तो फिर बात ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन वहाँ पे जरूरी हो जाती है। और अगर तुम नियरली यूनिवर्सल लिखते हो बड़े लेवल पे तो वहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों ने वो चीज ठीक लिखी है कि ये नियरली यूनिवर्सल है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। थोड़ा सा मुश्किल था कॉन्सेप्ट इसके, थोड़े से मतलब इसको बार बार देखोगे, इसको सीखने की कोशिश करोगे कि जीन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, कोडॉन क्या है और उनके क्या रिलेशनशिप है, ये सही से खुल के हमारे पास जेनेटिक कोड आता है। जब हम ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं वहाँ पे जाके हमें जेनेटिक कोड की सही से समझ आती है कि अच्छा ये वाली बुलाती है, ट्रांसलेशन इस तरीके से हो रही थी, जो प्रोटीन है वो इस तरीके से आपस में मिल रहे थे जो अमीनो एसिड्स हैं।
तो वहाँ पे जाके फिर ये जो सेंट्रल डॉगमा ये कंप्लीट हो जाता है ट्रांसलेशन पे। तो अगर अभी थोड़े बहुत कंफ्यूजन है तो ट्रांसलेशन वाला जो लेक्चर है उसमें फिर इस चीज़ इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कि जब ट्रांसक्रिप्शन देखते हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, फिर उस पे जाते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पे तो थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर जेनेटिक कोड पे आते हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है, वो कंफ्यूजन फिर जाकर क्लियर होती है ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में। तो होप्स हो कि जेनेटिक कोड से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी सारी बातों का पता चल गया। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और मुझे दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।